जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा एकेडमी में। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार मैं कक्षा 12 उत्तराखंड बोर्ड से संबंधित यानी संस्कृत प्रबोधिनी का जो पेपर है यानी खंड बा जो होगा वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है यानी चेंज हो चुका है। अब इस बार जो है पैटर्न बदल चुका है। अब पिछली बार की तरह संस्कृत प्रबोधिनी का जो 24 नंबर का पेपर है ऐसा नहीं आने वाला, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना होगा और इसी के आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी करनी होगी, क्योंकि अमूमन आप पुराने पैटर्न के अनुसार उसकी तैयारी कर रहे होंगे जो गलत है। अगर आपको 100% नंबर लाने हैं तो आपको इस पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी होगी। आज हम केवल संस्कृत प्रबोधिनी यानी कक्षा 12 का उत्तराखंड बोर्ड से संबंधित जो प्रश्न पत्र है वो इस तरीके से बनेगा। शेड्यूल यही होगा, प्रश्न इसमें चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके अनुसार इसकी तैयारी कीजिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और श्री कृष्ण से कामना करते हैं कि आपका पेपर जो है वो 100% प्राप्तांक प्राप्त हो पाए। इससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसके बाद भी जो है ये वनडे एग्जाम से संबंधित संपूर्ण हिंदी हमने इसमें डाली हुई है। आपको नई नई विधि और संस्कृत संपूर्ण सामान्य हिंदी के प्रश्नोत्तर आपको मिलेंगे और वनडे एग्जाम के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम सूक्ष्म रूप में आपको बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खंड बा से संस्कृत प्रबोधिनी का होगा और इसमें 12वां प्रश्न जो होगा यहां से संस्कृत प्रबोधिनी का पेपर शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहला 12वां प्रश्न जो होगा उसमें लिखा हुआ है निम्नांकित गद्यांश पठित्वा केवलम 3 प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तरत। अब पहले इसमें आता था कि गद्यांश आता था और उसमें आपको पूर्ण वाक्यन और एक पदेन और निर्देशानुसारम 3 प्रकार के प्रश्न बनते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको 4 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे गद्यांश से संबंधित और 3 आपको करने यानी 3 नंबर के ये प्रश्न होंगे। अब एक और मजे की बात इसमें यह है कि अब इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ आ रहा है। जैसे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यह हो गया कि विद्यार्थी समझ पाए, प्रश्न को समझ नहीं पाता था विद्यार्थी पहले जब पूरी संस्कृत में दिया रहता था, इसलिए अब उसको समझ आ जाए कि वास्तव में करना क्या है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कर दिया, पैटर्न चेंज हो गया इसका। चलिए इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। गद्यांश साइमन आयोगस्य राष्ट्रव्यापी विरोध समये पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्राण रक्षाये आरक्षकाणां दंड प्रहारं सा स्वस्य उपरि असयत् तस्मात् कारणात् आजीवनं तस्य शिरा कंपते स्म। 1930 तमे वर्षे एषा उत्तराखंडे लवण सत्याग्रह आंदोलन से नेतृत्व अकरोत्। सत्याग्रह आंदोलन समये सा कारागृहं प्रेषयत्। चलो इसका हिंदी आपको बता देते हैं, हिंदी में क्या कह रहे हैं। साइमन कमीशन जो आयोग है राष्ट्रव्यापी विरोध समय जब उग्र आंदोलन भारत में चल रहा था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने अपनी प्राण की रक्षा न करते हुए आरक्षण यानी अंग्रेजों के जो सैनिक थे उनसे जो है अनेकों दंड प्रहारन उन्होंने उस पर दंड प्रहार किया और स्वस्य ऊपरी अपने ऊपर असहित अनेकों दंड सही। तस्मात् कारणात् आजीवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपने लोगों को बचाने के लिए अनेकों दंड सही और उस कारण जो है आजीवनम तस्य शिरम कंपते स्म, वो कई बार जेल भी गए, अंग्रेज उससे भयभीत होते थे। 1930 तमे वर्षे ऐसा उत्तराखंडे 1930 में यह उत्तराखंड लवण सत्याग्रह, लवण का मतलब नमक सत्याग्रह आंदोलन से नेतृत्व अकोर्ड। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। सत्याग्रह आंदोलन समय सा कारागृहं प्रेषयत्। सत्याग्रह जो आंदोलन चला था उस समय ये कारागार यानी जेल में भी गए। चलिए प्रश्न बना है 1930 तमे वर्षे गोविंद बल्लभ पंतस्य कस्य आंदोलनस्य नेतृत्वम अकरोत्। तो इसका उत्तर कहां से होगा? उत्तर होगा यहां से लिखना आपको, पहचानना है कि कहां लिखा हुआ है। अकरोत
हमने लास्ट का अक्षर भी देखना है। लास्ट का अक्षर ये हो गया। कई बार क्या होता है कि हमें पढ़ना नहीं आता, तो हम इसका जो क्रिया है इसको देखना है कि क्रिया आखिर कहां तक समाप्त हो रही है, हमने वहीं तक लिखना है। और शुरू का अक्षर जो पूछा गया, जैसे यहाँ पे पूछा 1930, तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? 1930 तमे वर्षे एषा उत्तराखंड से लवण सत्याग्रह आंदोलन से नेतृत्व अकरोत। 1930 में इन्होंने उत्तराखंड में जो लवण नमक सत्याग्रह आंदोलन चला था उसका मुख्य लीडर रहे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, यानी खा सत्याग्रह आंदोलन से समय का कुत्र प्रेषित। सत्याग्रह जो आंदोलन चला था उस समय इनको कहां ले जाया गया? तो दूसरा प्रश्न यहीं से बन गया शुरू, इसी के आगे से। सत्याग्रह आंदोलन से समय सा कारागृह प्रेषित, कारागार यानी जेल में इसको डाल दिया गया। ठीक है। अब नंबर गा का है, सा कदा नेहरू महोदय से प्राण रक्षाए आरक्षकाणाम दंड प्रहारन स्वस्य ऊपरी असयत। नेहरू जी की रक्षा करते समय उन्होंने अनेकों दंड कैसे सही, किसके ऊपर सही यानी सही। तो क्या कहा था? यहां से इसका उत्तर होगा, यहां से आएगा साइमन आयोगस्य राष्ट्रव्यापी विरोध समय है पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदया प्राण रक्षाय आरक्षण दंडन असहंसा ऊपरी असहयत। असहयत तक आपने इसको लिखना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, दंड प्रहार कारणात् किम अभवन्। दंड प्रहार से क्या हुआ? क्या हुआ था? यह आ गया तस्मात् कारणात्, उस कारण, तस्मात् मतलब उस कारण से आजीवनम तस्य शिरम कंपते, उनका सिर कांपने लगा। ठीक है। तो ये बड़ी ठंडे दिमाग से इसको देखना है और तब जाकर के इसका उत्तर लिखना है। ठीक है। तो ये ज्यादा कठिन नहीं है, अब सरल विधि जो है इसकी बन चुकी है। वैसे ही यहां से भी है, यानी एक प्रश्न गद्यांश से होगा और एक पद्यांश से होगा। अब पद्यांश से है, अधोलिखित श्लोकम पठित्वा त्रीन प्रश्नानाम पूर्ण वाक्यन उत्तरत्। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ करके पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर दीजिए। ठीक है। ये भी 3 नंबर का होगा। 3 प्रश्न दिए। क्या कहा? रे रे चातक सावधान मनसा मित्रा क्षणम श्रूयताम अंबोदा बहवो वसंति गगने सर्वेपि नयता दृशा केचिद वृष्टि विरार्द्रयन्ति वसुधाम गर्जयन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माम ब्रोहि दीन वचः। पहले श्लोक का भावार्थ समझ लेते हैं। क्या कह रहे? रे रे चातक सावधान मनसा मित्रा क्षणम श्रूयताम। अरे चातक सावधान हो जाओ, ये मित्र, ये सखा, क्षणम श्रूयताम थोड़ी देर के लिए जरा सुनो। अंबोध, अंब का मतलब, अंबोध का मतलब हरे आकाश बहेवो वसंति गगने सर्वेपि नयता दृशा। आकाश में अंबोध का मतलब बादल हो गया, और बहेवो वसंति आकाश में बहुत सारे बादल हैं किंतु सभी ऐसे नहीं है। केचिद वृष्टि विरार्द्रयन्ति वसुधाम गर्जयन्ति केचिद वृथा। गगन में यानी आकाश में दिखने वाले सभी बादल जो है वो गरजने वाले नहीं और नहीं बरसने वाले होते हैं। कुछ गरजने वाले होते हैं, कुछ बरसने वाले होते हैं। कुछ वर्षा करते हैं तो कुछ पृथ्वी को भिगो भी देते हैं, किंतु कुछ जो है व्यर्थ में बेकार में गरजते रहते हैं। उनका स्वभाव ही गरजना है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माम ब्रोहि दीन वचा। इसीलिए जिसको देखते हो उसके सन्मुख दीन वचन मत कहो। कहने का मतलब कि हर किसी से अपने दुख बयां मत करो। सामने कैसा व्यक्ति है, उसका भाव कैसा है, उसे देखकर उसके सामने अपना दुख व्यक्त करो। सभी के सामने अपना दुख नहीं बयां करना चाहिए। ठीक है। खैर ये तो भाव का बात था। अब हम इसका उत्तर जान लेते हैं। अब इसका उत्तर है, क्या कहा? प्रश्न नंबर का में कहा गगने के संति। गगन मतलब आकाश, संति मतलब है, के मतलब कौन, क्या है। तो गगने के संति, गगने अंबोदा बादल है। क्या है? गगन में बादल है। अंबोद लिखना है आपने, पूरा वाक्य में लिखना है इसको। अंबोदा गगने, गगने अंबोदा संति, गगन में बादल है। दूसरा है अंबोदा
काम आर्द्रयन्ति। अम्बोध यानी बादल जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उत्तर लिखना है आपने। अम्बोधा वृष्टि वसुधाम अम्बोधा आर्द्रयन्ति। ये वृष्टि वसुधाम अम्बोधा आर्द्रयन्ति। बादल जो है वो गरज रहे हैं, वर्षा भी कर रहे हैं, कुछ वर्षा वाले हैं, कुछ आर्द्रयन्ति भूमि को नमी देने वाले हैं यानी वर्षा करने वाले हैं, और कुछ जो है वो बेकार में गरजने वाले। ठीक है। गा वाला है कवि चातकेन किम संधि सती। कवि चातक जो है वो क्या संदेशा कर रहा है? तो कवि चातकेन संधि सती यत यम्यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता दीनम न ब्रूहा। ये यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माम ब्रूहि दीना, यानी सभी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आपने करने हैं, इसमें 3 ही ऑप्शन दिए रहेंगे और 3 आपने करने हैं। पहले वाले में 4 थे, आपने 3 करने थे, इसमें 3 है, आपने 3 ही करने होंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 14 होगा अद्योलिखित प्रश्नेभ्यः 4 प्रश्नानां संस्कृत भाषाया पूर्ण वाक्येन उत्तरात्। संस्कृत भाषा में इसका पूर्ण उत्तर। तो ये आपके संपूर्ण प्रबोधिनी के जो प्रश्न होंगे जो आपने पढ़े होंगे उनके उत्तर है। ठीक है। पहले क्या है? का सदैव कुटुंबवत् वदति। ठीक है। का सदैव कुटुंबवत् वदति। कौन हमेशा कुटुंब यानी परिवार जन हिसाब से कहता है? तो जिह्वा क्या था? का की जगह पर आएगा जिह्वा सदैव कुटुंब वचनम वदति। कटुवचनम वदति। ठीक है। जिह्वा क्या है? हमेशा कटु, इस श्लोक के आधार पे हो सकता है। ठीक है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि जिह्वा कटुवचन बोलती है, श्लोक आधार, श्लोक क्या कह रहा है। ठीक है। तो क्या आएगा? जिह्वा सदैव कटुवचनम वदति। जिह्वा हमेशा कड़वे वचन बोलती है। दूसरा प्रश्न है इसका, नीचा केन भयेन कार्यम न आरंभ्यते। नीच किस डर के कारण कार्य नहीं करता है? किस डर के कारण? नीचा विघ्न भयेन, विघ्न न आए, बाधाएं उत्पन्न हो, इस डर के कारण कार्य न आरंभते। इस डर के कारण कार्य न आरंभ करता है। ठीक है। गा वाला है कस्मात् कारणात् अग्रजा उदरे महांतम तापम अनुभूतवान। कस्मात् कारण किस कारण से, अग्रजा यानी जो बड़े हैं, उदरे तापम अनुभूतम, तो किससे आगे? वृथा कारणेन, डर के कारण, वृथा कारणेन उदरे महंतापम अनुभूतवान। ठीक है। घा वाला है का वृक्षम वेष्टते। तो इसका आएगा बलिम वृक्षम वेष्टते। ठीक है। घा वाला है वृक्षेषु केसाम दर्शनम भवति। वृक्ष को किसके दर्शन होते हैं? वृक्षेषु व्याधि नाम दर्शनेन भवन्ति। ये सब श्लोक के आधार पर है। ठीक है। पाठ के आधार पर। वृक्षेषु केसाम दर्शनम भवति, वृक्षेषु व्याधि नाम दर्शनम भवति। अब प्रश्न नंबर 4 है केदार घाटी कुत्र वर्तते। तो केदार घाटी उत्तराखंड राज्य वर्तते। ठीक है। ये तो 4 प्रश्न हो गए। 2 नंबर का 1 होगा। 8 नंबर का आपका प्रश्न नंबर 14 होगा। बात करें प्रश्न नंबर 15 की। अद्योलिखितेषु पदेषु त्रीणि पदानि चित्वा तेषां वाक्य रचना संस्कृत भाषायां कुरुत। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्या कहा? 3 वाक्य लेने आपने इससे। ये जो मंजूषा में जो उत्तरमाला दी गई है इनसे आपने 3 वाक्य लेना और 3 वाक्यों का निर्माण करना। जिस तरीके से अंग्रेजी में सेंटेंस बनाते हैं उसी तरीके से इसमें वाक्य निर्माण आपने करना है। ठीक है। जैसे ग्राम्य आ गया, मानो चलो ग्राम्य में क्या होगा? ग्राम्य जो है ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति का रूप है, अधिकरण कारक का है। ठीक है। षष्ठी नहीं, सप्तमी विभक्ति का। ठीक है। अधिकरण कारक में इसका चिन्ह होता है। ग्राम्य गांव में, मैंने अगर हमने पहले हिंदी में बनाना तब संस्कृत उसकी बाद में बनाना। गांव में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है या होता है। द ग्रामे बहु विशालम उत्सवम भवति। बस इतना ही करना आपने। ग्रामे बहु विशालम उत्सवम भवति। अब गच्छति पे क्या आएगा? सा गच्छति,
छोटा से छोटा वाक्य भी आप जरूर नहीं आपने बड़ा बनाना है। मतलब ये जो है ये वाक्य में कहीं ना कहीं इनका रोल अदा होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं वाक्य में आना चाहिए। ठीक है, सा गच्छति, सा कंदुकेन क्रीडति, यहां पे क्या आएगा, सा कंदुकेन क्रीडाम क्रीडति, सा पुस्तकम आनयति, ले जाती है, वयम सर्वदा सत्यम वदामि, वयम सर्वदा सत्यम वदति, गगने गगने अनेकानां पक्षिणां डयति, गगन में बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, हिमालयात् नद्यां प्रवहति, हिमालय से नदी बहती है, न्यायालय न्यायालय सर्वे जनानां न्यायं मिलति, न्याय मिलता है, कुत्र त्वं कुत्र गच्छसि। ठीक है, तो ऐसे वाक्य निर्माण आपको इसका करना है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, 1 नंबर का है, 16 का जो है 1 नंबर का होगा, समास विग्रह कृत समास से नामो लेखम चक्रोत, समास विग्रह भी करना और समास का नाम भी लिखना। अब जैसे ये पंचवटी, अब समास तो आपको पता है कि 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अव्यय भाव तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु कर्मधारय और बहुब्री। तो ये पंचवटी का समास क्या होगा, पंचवटी का होगा पंचानाम वटानाम समाहारा पंचवटी। कहने का मतलब ये है कि इसमें समास कौन सा होगा, जिसका पूर्व पद जो है वो संख्यावाची हो, आगे मुख्य हो, प्रधान हो, तो वह क्या होता है, द्विगु समास कहलाता है। इस पंचवटी में द्विगु समास होगा, क्योंकि 5 जो है संख्यावाची है, 5 रास्ते, पंचानाम वटानाम समाहारा पंचवटा, 5 रास्तों का समाहार जो है। ठीक है, द्विगु समास आ गया। अब दूसरे की बात करें, राजपुत्र की, राजस्य पुत्रा, इसका विग्रह होगा राजस्य पुत्रा। क्यों, क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास की पहचान है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी राजस्य पुत्रा, राजपुत्रा, राजा का पुत्र जो है, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। क्या लिखना है आपको, षष्ठी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास लिखना आपको। अब बात करें नंबर खा की, कवि अथवा बालिका शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम रूपम लिखत, कवि। तो कवि का क्या हो जाएगा, कवि जो है हरि शब्द के समान, कभी कभी, कवया, कभी कभी, कवीन, कविना, कभी भ्याम, कवि कवे, कवि ने, कवि नहीं आएगा, कवि ने, कवि भ्याम। ठीक है ना। और दूसरा बालिका शब्द, बालिका शब्द भी वही है, रमा शब्द के समान होगा, बालिकाए, क्या आएगा, बालिकाए एक वचन, बालिकाए। ठीक है, तो ये बालिकाए, चतुर्थी एक वचन आपने इसमें लिखना है। ठीक है, अथवा ये नहीं आ रहा तो इसको कीजिए, लकार पुरुषम च लिखत, लकार और पुरुष लिखिए, गच्छेत, गच्छेत जो है विधिलिंग लकार का होगा और प्रथम पुरुष का होगा, गच्छेत, गच्छेतम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, यानी चाहिए अर्थ में जो होता है वो विधिलिंग लकार होता है। और पच से आएगा पच धातु लट लकार उत्तम पुरुष। ठीक है, पच धातु लट लकार उत्तम पुरुष आपने लिखना है। ठीक है, अब गा की बात करें, संधि करनी है, संधि कीजिए, तपाधनचर्या। अब यहां पर समझना है, तो विसर्ग संधि है तपाधनचर्या, और इसमें जो होगा विसर्ग को सा हो जाता है और तब रूप बनता है तपश्चर्या, तपश्चर्या यहाँ पे रूप बनेगा। ठीक है, विसर्ग संधि आएगी, तपश्चर्या रूप बनेगा। बात करें निधनम, अब यहाँ पर जो विसर्ग है उसको, विसर्ग को रा, विसर्ग को हमेशा 3 चीजें होती है, एक तो विसर्ग को ओ होता है, एक विसर्ग को सा होता है और एक विसर्ग को रा होता है। तो यहाँ पर जो है निधन धनम, विसर्ग को रा हो जाएगा, रा धा के ऊपर चला जाएगा और निर्धनम रूप बन जाएगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 17 की, आखिरी प्रश्न होगा,
अस्मिन् प्रश्नपत्रे आगतं श्लोकं वर्जनं किमपि अन्वयं कंठस्थं श्लोकं लिखित्वा हिंदी भाषायां तस्य अनुवादं कुरु। कोई भी एक श्लोक आपने लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना हो और उसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है। अर्थात आपको एक श्लोक भी याद करना होगा और उसका हिंदी अर्थ भी लिखना होगा। ध्यान है कि इसी प्रबोधिनी में आपके सिलेबस में वो श्लोक हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये संपूर्ण प्रबोधिनी का जो पाठ है ये इस तरीके से आपके पास आएगा। वर्ष 2023 से ऐसा आएगा और इसी तरीके से आपको इनकी तैयारी करनी है। मतलब पुराने पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी नहीं करनी है, इस नए पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करनी है, तब जाकर के आप मेरिट में आ सकोगे। और आशा करते हैं कि श्री कृष्ण जो है आपकी पूर्ण सहायता करेंगे आपको मेरिट में लाने की। ठीक है, और इससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको कंपटीशन एग्जाम की जरूरत पड़ेगी और उनमें हिंदी का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके लिए हम आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।